हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पाठ्य पुस्तक में से पाठ 6 सूखी डाली एकांकी पढ़ेंगे। सूखी डाली एक एकांकी है। इसके जो एकांकीकार हैं वो उपेंद्र नाथ अश्क हैं। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला। एकांकी के माध्यम से समाज की किसी समस्या पर मन लेखन के द्वारा प्रहार किया, चोट की जाती है और समाज में सुधार का प्रयास किया जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 में पंजाब प्रांत में हुआ था और ये बहुमुखी प्रतिभा माने बहुत अधिक योग्यता रखते थे। कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, आलोचना, निबंध आदि अनेक विधाओं में उच्च कोटि का के लेखन इन्होंने किया और इसके साथ ही गिरती दीवारें इनका प्रसिद्ध उपन्यास था और इनकी चर्चित एकांकी मन जो उस समय प्रसिद्ध रही, चर्चा में रही, उनमें है पानी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोग, पहेली और आपस का समझौता, देवताओं की छाया में, नया पुराना और भंवर आदि प्रमुख हैं। अश्क जी का व्यक्तित्व हिंदी के नए लेखकों के लिए प्रेरणादायक है। यह कहानी पारिवारिक पृष्ठभूमि मान फैमिली बैकग्राउंड पर अर्थात पारिवारिक भूमिका को दर्शाते हुए इस एकांकी में एकांकीकार ने परिवार के अंतर्द्वंद, जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच आपसी तनाव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है, बतलाने का प्रयास किया है। इस एकांकी में बट वृक्ष माने बरगद के वृक्ष को परिवार के मुखिया के माने प्रतीक, मुखिया के समान माना गया है। उसका प्रतीक उसे संकेत किया गया है या उसका सिंबल बनाकर प्रस्तुत किया गया है। एकांकी में इस बात को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बतलाया गया है कि जिस निरूपित माने इस वर्णन करना, स्पष्ट करना, तो जिस प्रकार वटवृक्ष की छाया स्थायी होती है, हमेशा रहने वाली होती है क्योंकि एक मजबूत वृक्ष है वो, और शीतल होती है, ठंडक प्रदान करती है, सुख देने वाली होती है, उसी प्रकार परिवार का जो मुखिया होता है अगर वो न्याय करता है तो उस मुखिया की छाया में सब सुरक्षित रहते हैं और सुख और शांति का अनुभव करते हैं। पात्र परिचय का अर्थ होता है कि कितने कैरेक्टर हैं जो इस कहानी में, जिनका रोल है या जो इस कहानी में है, इस एकांकी में है, कहानी नहीं एकांकी में है। तो पहले हैं दादा, जो इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, मेन, और दूसरे हैं करमचंद इनके बेटे हैं, और परेश इनका पोता है, और भाषी करमचंद के पोता पोती हैं। भाषी, मल्लू, ये लोग करमचंद के पोता पोती हैं। यहाँ 4 जनरेशन एक साथ रहती है। पहला दादा का बेटा करमचंद और दादा के 3 बेटे हैं और 3 बेटों में मझले बेटे का नाम करमचंद है और ये सबसे छोटा पोता है उनका, सबसे छोटे बेटे का लड़का। और इनके करमचंद के दोनों ये पोते हैं। और बेला परेश की पत्नी है। इसे पूरे परिवार में छोटी बहू के नाम, सबसे छोटी बहू है ये, छोटी बहू के नाम से जाना जाता है। जैसे ये छोटा बेटा है वैसे ये छोटी बहू है। और दादाजी की 3 बहुएं हैं। जब वो आई थी तो उनको भाभी के नाम से संबोधित किया जाता था। लोग कहते थे तो छोटी भाभी, मझली भाभी, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी। ये छोटी भाभी है जो बेला की सास और इंदु की माँ है। छोटी भाभी परेश की भी माँ है। और यहाँ पर इनकी जो ये भाभियां कहलाई, ये दादाजी की बहुएं, इनकी ये बहुएं आ गई हैं, मझली बहू, बड़ी बहू, मझली बहू और ये बेला छोटी बहू। इंदु इस परिवार की बेटी है। ये छोटी भाभी जो दादाजी की सबसे छोटी बहू है उसकी माँ है और परेश की माँ है। ये भाई बहन है, परेश और इंदु। रजवा उनके यहाँ की परंपरागत माने ऐसे पीढ़ियों से चले आने वाली नौकरानी है और पारो रजवा की बहू है। पहला दृश्य है
कि मानव प्रगति के इस दृश्य में मानव प्रगति का युग, आजकल मनुष्य विकास कर सके इसलिए उसको व्यक्तिगत निजी तौर से स्वतंत्रता देना आवश्यक है और इसको अधिक महत्व दिया जा रहा है। और तानाशाही को कि अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपना इस सभ्य समाज में आज बुरा माना जाता है। दादा मूलराज इनको इसलिए कहा गया है जिस प्रकार जड़ होती है, मूल मन जड़ होती है, वो सारे वृक्ष का पालन पोषण करती है। उसी प्रकार दादाजी भी अपने सारे कुटुंब को एक यूनिट के समान मानते हैं और उस पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व माने अधिकार जमा कर रखते हैं। ये वे लोगों को प्रेम से और दबाव के द्वारा सभी को अपने नियंत्रण में रखते हैं। उस परिवार में वट की भांति अटल खड़े हैं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल नहीं डगमगाते डीगते। और उनकी लंबी लंबी डालियां, जिस प्रकार बरगद की लंबी लंबी डालियां उनके आंगन को घेर रखा है उसी और धरती को ढक रखा है, अपने में अगणित ना जाने कितने घोंसले छिपा कर रखे हुए हैं इस बरगद के वृक्ष ने जो उनके आंगन में है। वर्षों से तूफानों आंधियों का सामना किया जा रहा है। उसी प्रकार दादाजी का भी वही रोल है अपने परिवार में कि वह जीवन के सभी संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने सारे परिवार के सदस्यों को एक यूनिट के भांति जोड़े हुए हैं। वर्षों से दादा इस वट वृक्ष के साथ ही हैं, है ना। उसी के समान उनका स्वभाव हो गया है। वह 72 वर्ष के हो चुके हैं और उनका शरीर अभी भी नहीं झुका हुआ है। वो परिश्रमी भी रहे हैं, मेहनती भी रहे हैं और तंदुरुस्त भी हैं। उनकी सफेद दाढ़ी है, वो उनकी नाभि को छूती है, जैसे बट वृक्ष की लंबी लंबी जटाएं धरती को छूने का प्रयास कर रही हैं। दादा का लड़का उनके 3 बेटे थे, उसमें से उनका एक बेटा 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। इसके बदले में सरकार ने दादा को 1 मुरब्बा जमीन दी। लेकिन दादा उस सरकार की 1 मुरब्बा जमीन से संतुष्ट नहीं। उन्होंने अपने साहस, परिश्रम, विश्वास और दूर तक देखने की ये क्षमता, माने आगे भविष्य को समझने की क्षमता, अपने रसूख, अपने प्रभाव से 1 मुरब्बे को 10 मुरब्बे में बदल दिया है। अब उनके जो 2 बेटे हैं, एक तो शहीद हो गया, 2 बेटे हैं और जो पोते हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो उनके साथ जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी का कारखाना जो उन्होंने अभी खोला है उसकी देखभाल करते हैं। और इसके साथ ही जो उन्होंने अभी उनका छोटा पोता, जो सबसे छोटा पोता, उसका नाम है परेश, वो नायब तहसीलदार बनकर आया और इसी कस्बे में उसकी नियुक्ति हो गई है जहाँ दादाजी का परिवार रहता है। और उसका विवाह लाहौर की एक बहुत ही प्रतिष्ठित, माने सम्मानित और धनवान कुल की एक सुशिक्षित माने पढ़ी लिखी लड़की से हो गया है जो ग्रेजुएट है। पहले से ही दादाजी के बहुत सम्मान था अपने इलाके में, लेकिन अब जब पोता परेश नायब तहसीलदार हो गया है तो उनकी प्रतिष्ठा कहाँ पर, वो सरकारी कार्यालयों में भी बढ़ गई है। और छोटी बहू पतोहू जो उनकी है, पोते की पत्नी, पतोहू का सुशिक्षित होना और पढ़ा लिखा होना, ये दोनों बातें अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं, है ना। उनका मान सम्मान और बढ़ गया है। लेकिन जो बेला है पतोहू, उनके आने से इस परिवार में एक संकट ऊपर आ गया है। तीनों बहुएं पहले से जो थी घर में, और भाभियां, जो बड़ी भाभी, मझली भाभी, छोटी भाभी, और तीनों ये जो बहुएं थी, और इसके साथ ही जो बहुएं, ये भाभियां माने दादाजी की बहुएं थी, और इनकी भी जो बहुएं आ गई हैं पहले से 2, वो सारी की सारी अशिक्षित हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं और सब पूरे परिवार को लेकर चलती हैं। और उस सब में जो दादाजी की पोती इंदु है, वो प्राइमरी माने 5वीं तक पढ़ी लिखी है, उसे बहुत योग्य माना जाता है। दादी उसके इस घर में बहुत चलती है और दादाजी उसे प्यार भी करते हैं। किंतु ग्रेजुएट बहू पतोहू बेला के आ जाने से, जो छोटी बहू के नाम से जानी जाती है, इस जो तालाब, स्थिर तालाब था कुटुंब का, कुटुंब जो परिवार था उसका स्थिर तालाब, उसमें अब लहरें उठ रही हैं। जो ऐसा लग रहा था जो पानी स्थिर माने जमा हुआ खड़ा था, ऐसा लगता है अचानक उसमें किसी ने ईंट फेंक दी हो। इस तरह की हलचल मच गई है, क्योंकि ये पूरे परिवार में और आने वाली बहू के विचारों में बहुत अंतर है। अब यहाँ के सीन दिखा रहे हैं, तो सीन ये है कि ये बड़ा सा संयुक्त परिवार है तो घर भी बड़ा होगा।
एक बड़ा सा बरामदा है, बरामदे के पीछे एक गैलरी है, गैलरी के दोनों तरफ कई कमरे हैं और उनमें जो सास है 3 और बहुएं 2, उनके कमरे हैं। और सबसे ऊपर ऊपर बेला का कमरा है, जो परेश की पत्नी है, नायब तहसीलदार की पत्नी। अब इस जो यहीं स्नान गृह है, वहां पर वो कपड़े भी धोया करती हैं। जो ये बरामदा है उसमें बैठ के गप्पे भी मारती हैं, बहस भी करती हैं। और इसके साथ ही जो सिलाई करती हैं, बुनती हैं, सब कार्य उनका यहीं पर बातें गप सड़ाके करते हुए होता है। अब दोपहर का समय है, इतने में अब देखिए ये तीसरी जनरेशन की बात है। पहले दादाजी, दूसरी उनकी बहुएं, अब बहुओं की बहुएं हैं भी है। तो ये बड़ी बहू है। देखिए यहाँ ये दृश्य दिखाया जा रहा है कि बड़ी बहू शांत स्वभाव की है और तेजी से गैलरी की तरफ से आती है। उसकी भौहें चढ़ी हैं, गुस्से में है, और पीछे से बड़ी बहू शांत स्वभाव में चलती हुई आती है, वो गंभीर है। बड़ी बहू इंदु को समझाते हुए, माने उसको मनाते हुए पूछ रही है, इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? बड़ी बहू क्या कह दिया जो इतनी पीफरी हुई हो? इंदु क्रोध से और क्या ईंट मारती। बड़ी बहू कुछ भी कहो भी, माने ये जो बहुएं हैं अपनी ननद इंदु को प्यार बहुत सम्मान देती हैं। इंदु मेरे मायके में यह होता, मेरे मायके में यह नहीं। ये सब किसने कहा? छोटी बहू ने कहा, जो इंदु की वास्तव में कहना चाहिए सगी भाभी है। तो इंदु बता रही है अपनी बेला भाभी के बारे में कि वो ऐसा कहती है कि मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटका मटका कर बताती है। और अपने मायके के सामने तो वो किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो मूर्ख हैं, गंवार हैं, असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु बैठक के बाहर रजवा खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा, पता चला कि बहू रानी उसे काम से हटा दिया। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया? भला उसका क्या दोष था रजवा का? इंदु दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू आश्चर्यचकित होकर, स्तंभित होकर कहती है, ऐसे काम करना नहीं आता इंदु? उस बेचारी से ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सीख जाऊंगी। भला कितने दिन हुए मुझे आपका काम करते, क्योंकि अभी बेला ब्याह के आई है कुछ ही दिन पहले। किंतु बहू रानी नहीं मानी, बेला नहीं मानी। झाड़ू उसके हाथ से छीन लिया और कहा, तू हट जा, मैं सब अपने आप कर लूंगी। अभी तक तो इतना सलीका नहीं आया कि बैठक कैसे साफ की जाती। 5-10 दिन में क्या सीख जाएगी जब इतने सालों से नहीं आया? बड़ी बहू सलीका नहीं इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही नौकरानी घर का काम कर रही है। घर की भर की साफ सफाई करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा काम है जो इससे नहीं होता? और फिर मैंने कहा, समझाया, भाभी नौकरों से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। मैंने आप इस तरह उसको इंसल्ट मैंने बेइज्जती मत करो। बड़ी बहू हाँ और क्या? इंदु इंदु कहती कि झट से बोली कि वह तमीज तो बस आप लोग को है। मुझे कहा, मैंने कहा कि तुम तो लड़ती हो, तो मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का ढंग होता है। इस पर वह तुनक कर बोली। इस पर बेला भाभी तुनक कर बोली कि यह वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे हैं इसी घर में। फिर कहने लगी, काम लेने का तरीका ढंग उसे आता है जिसे काम कर पाने की परख हो, काम की परख हो। परख माने पहचान कि कैसे काम किया जाता है। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। उसकी बनावट, सजावट, झाड़ना उड़ना भी कोई चीज होती है। ना जाने तुम किस तरह के फूहड़ नौकरों से तुम लोग गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार नौकरानी 2 दिन भी नहीं टिकती। 2 दिन तो क्या, 2 घड़ी भी नहीं टिकती। बड़ी बहू कही उसने ये सब बातें। इंदु और कैसे कही जाती हैं? जब से आई है यही तो सुन रहे हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में खाना पीना अच्छा है, तो उसके मायके में कपड़े पहनने का ढंग है तो उसके मायके वालों को। हम ना तो जाने कैसे जी रहे हैं, नाक भाव चढ़ाकर। यहाँ के लोगों का खाना पीना, पहनना उड़ना, हमारे घर कुछ उसे अच्छा नहीं लगता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। बड़ी बहू आश्चर्यचकित होकर सुनती है। मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके के एक नमूना तो तुम ही हो, और एक नौकरानी ले आती तो हम गंवार भी कुछ सीख जाते। इतने में दाईं ओर से छोटी भाभी माने जो 2nd जनरेशन है, इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास, ये प्रवेश करती है। परेश की माँ भी है ये। उनके पीछे पीछे रजवा भी है। छोटी भाभी, क्यों इंदु, क्या बात हुई है? तो ये रजवा क्यों रो रही है? क्या कोई कड़वी बात कही थी क्या बहू ने इसको?
इंदु कहती मीठी वो कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी। छोटी भाभी, अरे यह कैसी जली कटी बातें कर रही हो, छोटी बहू से झगड़ा हो गया क्या? रजवा भले गले से कहती है, भरा गला मने दुख की आवाज से, है ना, कि अभी ही रो देगी। माँ जी, आज उन्होंने बरबस मुझे अचानक के काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए हैं आपकी सेवा करते हुए, किसी ने मेरा अनादर बेइज्जती नहीं की है ना। मुझे तो माँ जी अब अपने पास रखिए, मैं अब उससे उनका काम करने नहीं जाऊंगी। छोटी भाभी कहती है, जो बेला की सास है, वह तो बच्ची है रजवा, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। तो इंदु जो ननद है ना, उसे लगता है कि माँ बेला का पक्ष ले रही है अपनी बहू का। इंदु अपनी माँ को कहती मुंह बिचकाकर, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात करनी नहीं आती। अपने माँ के सामने किसी को कुछ नहीं समझती, गज भर की जुबान है। बड़ी बहू मने बेला की जेठानी, इनकी भी बहू लगेगी। बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं आता। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारे हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा? जो सास है वो कहती चिंता करती हुई, कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी रोटी से ज्यादा महत्व देना, नौकरों पर दया करना, छोटों से प्रेम करना, यही सब बातें आती हैं। इतने में मंझली बहू, जो देखिए एक परिवार में कई तरह के सदस्य होते हैं, एक ये मंझली बहू है। बड़ी बहू गंभीर है, छोटी बहू बेला का नेचर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये मंझली बहू आ गई है, ही का हा करती हुई आती है। इसे मजाक, हंसी मजाक, दूसरों में के मामले में हंसना बहुत भाता है। तो ये आई है इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही है, हा। और इतने में गैलरी से मझली भाभी और बड़ी भाभी, ये दोनों क्या कहलाती हैं? ये दोनों भी सासें हैं। अभी हमने छोटी भाभी देखी है, मतलब बेला की सास। अब ये दोनों भी सास ही हैं। तीन फैमिली माने तीन बहुएं हैं ना दादाजी की, जिनको भाभी कहा जाता है। ये दोनों आती हैं, दोनों एक, क्या बात है इतनी हा ही क्यों हो रही है इंदु? ये भाभी है ना, हंसे जा रही, कुछ बताती नहीं। मझली बहू, मैं कहती हूँ वह फिर हंसती है। बड़ी बहू, आखिर क्या हुआ? मझली बहू कहती कि भाई परेश की आज गत बन गई, मैंने बहुत बेइज्जती हुई, बेचारा अपना मासा मुंह, उसका मुंह लटक गया, अपना सा मुंह लेके रह गया, हा, है ना। बड़ी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। मझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी बहू ने परेश को ऐसी इज्जत बनाई कि बेचारा अपना समूह देकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू, और इंदु क्या बात हुई बताओ तो। मझली बहू, मैं तो उधर सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें तो मुझे सुनी नहीं, और जो कुछ बातें सुनी तो वो आपस में अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रहे थे, तो कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन जितना समझ आया तो ये था कि छोटी बहू का पारा चढ़ा हुआ था, और परेश जब स्नान करने गया तो बहू रानी ने सारा कमरे का पुराना फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा कि मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों को, सड़े गले फर्नीचर को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। परेश ने कहा कि हमारे बुजुर्ग, माने हमारे बुजुर्गों का फर्नीचर है। तो उसकी बात पूरी भी नहीं देने दी, काटकर छोटी बहू ने, बेला ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो जंगलों में भी घुमा करते थे पत्ते पहन के, मतलब तो क्या हम भी उनका अनुसरण करेंगे, माने उन्हीं के समान जीवन जिएंगे, है ना। अब तो बहुत बदलाव हो चुका है। तो जो सामान पड़ा था, जो बचा खुचा था, वो भी उसने उठाकर बाहर फेंक दिया, कमरे से निकाल दिया। फिर छोटी मझली भाभी छोटी बहू से मनी इंदु पूछते, फिर और क्या हुआ? अब मजा भी ले रही हैं, और उसने जो जो काम किए हैं वो कांड कर्म माने वो सब जानना भी चाहती हैं। छोटी भाभी, यह तो मझली बहू, परेश ने कहा भी कि इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर को सड़क वाला होने की शिकायत नहीं की। अगर मैं इस फर्नीचर को अपने कमरे से निकाल दूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया, हाथ मटका कर ना भाई ना मैं। और बड़ी भाभी जो सास है परेश की, जो सास कहलाते है यहाँ पर, वो कहती हाँ ठीक तो कहा परेश ने। छोटी भाभी जो परेश की माँ है कहती हाँ मेरा बेटा भला बेचारा सीधा साधा है। मझली भाभी, तब बहू ने कहा तो ना कहो, मैं सड़े गले का सामान को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। इस फर्नीचर से तो अच्छा है नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना।
मेरे मायके में तो अब फिर वो अपने मायके के बड़े बड़े कमरों की और आलीशान फर्नीचर की बातें करने लगती है। क्रोध से बस उसको तो अपने मायके की ही पड़ी रहती है। मझली बहू और छोटी बहू ने तो अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और बहुमूल्य फर्नीचर का बखान करना शुरू कर दिया और महाशय परेश की एक नहीं चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली मने डर कर दादाजी के पास चले गए और फिर हंसने लगती है। मझली बहू मैं तो चुप जब मझली बहू हंस रही थी, रिपोर्ट लेकर आई थी ना इस तरह की, मने कि उनके बीच क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो वो चुप कहती है कि मैं तो चुपके से चली आई। मुंह बिचका कर कहती है जवान है छोटी बहू की या कतरनी मैंने कैंची। और जब अंग्रेजी में बोलती है तो कुछ समझ में नहीं आता। बेचारा परेश तो अपना समूह लेकर रह जाता है। तहसीलदार पता नहीं कैसे बन गया। बस जुबानी जुबान है, बात तो जब है जब कुछ काम आए। वो दादाजी ने कपड़े दिए थे तो वो धोते नहीं बने। दादाजी ने तो कपड़े दिए थे, धोते नहीं बने और वो गल रहे हैं बाथरूम में पड़े। अब बेला की सास इंदू को कहती है जा इंदू दादाजी के कपड़े धो दे और उन्हें ज़रूरत होगी। और दूसरा दृश्य दिखाते हैं कि दोपहर का समय है और दादाजी आराम कर रहे हैं और उनका जो बेटा है करमचंद उनके पांव दबा रहा है और बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे हैं। इस तरह से जो जल्दी जल्दी नल चलने की आवाज़ आती है, बच्चे शरारत कर रहे हैं, नल चला रहे हैं। तो क्रोध से करमचंद कहते हैं कि बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी तो खाना खाकर बैठे हैं। दादा कहते नहीं खेलने दो बच्चों को। और बच्चे लाकर एक बरगद की डाल पेड़ में बीचों बीच लगा देते हैं घर के आंगन में और उसको पानी दे रहे हैं। उसे देखकर जो दादा हैं वो करमचंद से कहते हैं कि देखो बेटा, एक बार पेड़ जब डाल पेड़ से अलग टूट जाती है तो उसमें सरसता नहीं रह जाती, वो सूख जाती है। इसी प्रकार हमारा जो परिवार है वो भी बरगद के वृक्ष के ही भांति है। करमचंद कहते हैं कि लेकिन शायद अब इस पेड़ से भी एक डाल अलग हो जाएगी। दादा कहते हैं क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा माने परेश अलग हो जाए। परेश? पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसको नहीं है, उसकी बहू को है। दादा मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? यदि अगर कोई शिकायत होती तो हम उसे वहीं मिटा देते। यदि कोई भी चोट बहुत समय तक रह जाए तो वो नासूर ऐसा घाव बन जाती है जो कभी ठीक नहीं होता। और करमचंद कहते हैं मैं अच्छी तरह से नहीं जानता क्या मामला है, पर जहां तक मेरा विचार है कि छोटी बहू के मन में दर्प, अभिमान, घमंड जरूरत से ज्यादा है। मैंने वो जो मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, वह सब वैसे के ही वैसे रखे हैं। सबने तो इस उपयोग में ले लिए, पर छोटी बहू को पसंद नहीं आए। वह अपने मायके के घराने के शायद इस घराने से बड़ा समझती है और हाँ, हम सबको घृणा की दृष्टि से देखती है। दादा कहते बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है जो सामानों से दिखाई दे। और फिर बेटा, घृणा से घृणा को तो नहीं मिटाया जा सकता। बहू अगर हमसे घृणा करती, हम भी घृणा करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी यह भाव। लेकिन यदि हम उसे घृणा के बदले स्नेह देंगे तो उसकी सारी घृणा एक दिन धूल पड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। महानता भी बेटा कोई जबरदस्ती थोड़ी किसी से मनवा सकता है, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जाती है। दादाजी का कहना था कि हम अपने परिवार के महान आदर्शों को व्यवहार में लाकर दिखाएं उसे, ताकि उसे कुछ हमसे प्रेम बने। अब ये बच्चे खेल रहे हैं, इसकी अब परेश आता है दादाजी के पास। दादाजी में ये कहते, हाँ, दादा परेश को कहते हैं कि आओ बेटा परेश, मैंने 2 कपड़े बहू के पास भिजवाए थे, तनिक देखना बहू ने उसे धो डाला या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ। परेश लज्जित होकर, मैं लज्जित, अरे दादा नहीं धुले तो कोई बात नहीं, धुल जाएंगे, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने वाला था, आओ बैठो। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा, मुझे करमचंद से अभी पता चला कि तुम्हारी बहू को रजाई के अरबे पसंद नहीं आए, अबरे पसंद नहीं आए। तुम्हारे जो ताऊ हैं वो बहुत पुराने फैशन के हैं, अच्छी नए फैशन की चीज़ उनको खरीदनी नहीं आती। छोटी बहू को बाजार ले जाओ और उसकी पसंद के सामान उसे दिलवा दो। परेश जी और दादा, मैं सोचता हूँ कि अब बहू आ गई है तो इंदू के विवाह की भी तैयारी की जाए और उसके मार्गदर्शन में सारे सामान मंगवाए जाए, माने उसकी पसंद से, क्योंकि वो नए फैशन की है, पढ़ी लिखी हुई है, समझती है। परेश जी, मैं इसलिए आया था। हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? परेश जी, हाँ, यह बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता।
दादा कहते अभी तो आई है इतनी जल्दी, उसका मन कैसे लगेगा, वो मन लगाती ही नहीं। दादा कहते हैं तो फिर उसका मन लगाना चाहिए, हम सब मिलकर उसका मन लगाएंगे। परेश नहीं, उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करती हैं। सारी जो परिवार की स्त्रियां हैं, भाभी, माँ, ताई, बहन, इंदू, रजवा, सब मेरे पास आई, सब उसकी शिकायतें कर रही थी, मुझे ताने दे रही थी कि तुम उसके हाथ बिक गया है। और उधर वो कहती है कि वो सबसे दुखी है, कि सब उसका अपमान करती हैं, उसकी हंसी उड़ाती हैं, उसका समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ परायों जैसा, मुझे यहाँ कोई अपना दिखाई नहीं देता। दादा कहते हैं हाँ हाँ, मैं कुछ आपसे कहने वाला था। हाँ का हाँ हाँ का बात यह है कि वो आज़ादी चाहती है, दूसरों का दखल अंदाजी, अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप माने दखल अंदाजी, आलोचना, बुराई उसको पसंद नहीं है। वह समझती है कि वह छोटी बहू है तो सब उसको उसकी बुराई करती हैं और उसको आदेश देना, ऑर्डर देना अपना कर्तव्य समझती हैं। वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है जहां उसको रोकने टोकने वाला ना हो, पूरी स्वेच्छा माने स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सके। वह चाहती है यदि बाग वाला मकान उसको मिल जाए तो वो सुख शांति से रह पाएगी। और मैं भी सोचता हूँ कि इस तरह से मेरी तो कुछ समय बाद तब्दीली माने बदली हो ही जाएगी, ट्रांसफर तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा, थोड़े समय की बात है। सारी उसकी उद्विग्नता है ना, मन में जो उसके उथल पुथल मची रहती है, क्रोध गुस्से में रहती है और अनमनता माने अनमन रहती है, उसका मन नहीं लगता, तिलमिलाहट, जो बेचैनी, दुख और बेचैनी है, वो सब उसकी खत्म हो जाएगी। हाँ, दादा कहते हैं हाँ, अगर इस झंझट से छुटकारा पाना है तो यही सही उपाय है, लेकिन मेरे जीते जी ये संभव नहीं होगा। मैं अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने बरगद का वृक्ष घूम जाता है और मुझे लगता है कि एक एक टहनी उससे टूट कर बिखर रही है, अलग हो रही है और बाद में वो ठूठ रह जा रहा है और मैं कांप जाता हूँ। ना बेटा, मेरे जीते ये नहीं होगा, मैं सबको समझा दूंगा। घर में ऐसा हमारे सौभाग्य है कि एक सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, हम अपनी मूर्खता से उसको परेशान नहीं करेंगे, है ना। तुम्हारी पत्नी का कोई तिरस्कार नहीं करेगा। जाओ बेटा, तुम जाओ, किसी प्रकार की चिंता न करो और तुम भी प्रयास करो कि तुम्हारी बातों से उसको किसी प्रकार का दुख ना हो। और आज के बाद तुम्हारी पत्नी को वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में मिलता था। इतने में दादा को अचानक सूझता है और रजवा को कहते हैं कि पूरे परिवार के सदस्यों को बरामदे में आने को कहो। सारे के सारे सदस्य बरामदे में इकट्ठा होते हैं, उनके लिए दरियां और कुर्सियां, चारपाई लगाई जाती हैं। वो सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विशेष कारण से मैंने तुम सबको बुलाया है। तो वो छोटी बहू का घर में मन नहीं लगता है। इंदु, दादाजी वो अपनी बात माने उस छोटी बहू के बारे में बताने लगती है। दादाजी, इंदु बेटा तुम अपनी बात चुप रहो, पहले शांत रहो, मेरी बात सुनो। छोटी बहू का मन यहाँ क्यों नहीं लगता है? हाँ, ये इसमें हमारा दोष है। वह बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की बेटी है, अपने परिवार में हमेशा उसको आदर मिला है और यहाँ वो छोटी बहू है तो उसको दबकर रहना पड़ता है, सबका आदेश मानना पड़ता है, उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से नहीं होता, ज्ञान और बुद्धि शिक्षा से होता है। छोटी बहू उम्र में नहीं सही लेकिन अकल में हम सबसे बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी योग्यता का लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि सभी उसका आदर सत्कार करें, जो उसको अपने घर में मिलता था, सब उसका कहना माने, उसकी सलाह लें और उसका जो काम है उसको भी आपस में बांट लें तो मुझे प्रसन्नता होगी। उसे अनुभव ही ना हो कि वो दूसरे घर में आ गई है। मैं जब विचार करता हूँ तो मुझे ये जो परिवार है वो वट वृक्ष के समान लगता है और उसका प्रत्येक सदस्य डालियों के समान है और डालियां छोटी और बड़ी उस घर की छाया को, उस वृक्ष की छाया को बढ़ाती ही हैं। और मैंने अगर देखा कि छोटे बहू का किसी ने अनादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई, उसका समय नष्ट किया, तो मैं इस घर से अपना नाश्ता तोड़ लूंगा। और सबको जाने को कहते हैं, सब चले जाते हैं। इंदू और मछली बहू को कहते हैं कि तुम लोग रुको और मछली बहू से कहते हैं तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक सीमित रखो बेटा जो सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर पे बैठ कर हंसा जा सकता है लेकिन घर के लोगों पर नहीं हंसा जा सकता। और इंदू को कहते हैं कि अगर तुम अपनी भाभी से लड़ने झगड़ने के बाद बजाय उसका आदर करो, उससे ज्ञान प्राप्त करो। अब तुम दोनों जाओ, मुझे शिकायत का अवसर न मिले, मैं ये तुमको आदेश देता हूँ। और
इसके बाद वो इंदु कहती है कि हमें क्षमा कर देते दीजिए दादाजी हमारी, और उनका गला भर आता है, दुखी हो जाते हैं, रोने जैसी आवाज हो जाती है। इतने में इंदु कहती है हमें क्षमा कर दीजिए दादाजी, हमारी ओर से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। दोनों चली जाती हैं। दरवाजे से झांक कर भाषी हम सब सुन रहे हैं, हम नहीं आते। दादाजी उनको बुलाते हैं। पर अब तीसरा दृश्य है। अब तीसरे दृश्य में वही घर है, वही सब सदस्य हैं, लेकिन अभी बेला का सब बहुत अधिक ज्यादा सम्मान करने लगे हैं। जो जहां बेला जाती है, जो बैठा होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है, बात करता होता है तो चुप हो जाता है। अगर उनको ज्यादा जोर से हंसना गप मारना होता है तो वो कोने कोने में चली जाती हैं। अब बेला के पास उसकी सास आती है, उससे कहती है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया उस दिन फर्नीचर वाली बात की, वो वास्तव में बहुत बेकार था, उससे बैठक बैठक जैसी लगती ही नहीं थी, रद्दी के है ना कबाड़ी का गोदाम लगती थी। इतने दिनों से पड़ा था तो सोच रहे थे कि बुरा भी कुछ नहीं था, बैठते आ रहे थे, ऐसा लगा था दादाजी बुरा ना मान जाए। तुम जाना अपनी रुचि का फर्नीचर सामान वगैरह खरीद लेना लाना, और मैं रजवा से कह के ये पूरा फर्नीचर सुरेश के, जो परेश का चचेरा भाई वाई होगा, उसके कमरे में भिजवा दूंगी। कई बार इन्हीं निगोड़ी कुर्सियों के लिए लड़ चुका है। और छोटी भाभी बेला कहती बैठिए माँ जी, उसकी सास से तो बैठिए बैठिए, कमरे में उसके खड़ी हैं उसकी सास। नहीं नहीं बस तुम बैठो, मैं तो यूं ही थोड़ा सा इधर आ गई थी, बहुत सारा काम पड़ा है, अनाज फटकना है, मिर्चें कूटनी है, मक्खन भी कई दिनों का, ये सारे काम करने हैं। बेला कहती उठती है आप बैठिए ना। छोटी भाभी अपने कंधों पर, उसके कंधों पर, नहीं नहीं बैठो बेटी, तुम कष्ट न कर, हम तुम्हारा समय नष्ट नहीं करेंगे। और जब फर्नीचर आ जाएगा तो अपने सामने लगवा लेना और रजवा को काम सिखा देना। अगर उससे भी ना बने दिन में कहती अगर उससे भी ना समझ आए तो उसकी बहू जो है वो अभी नई उम्र की लड़की है, उसको रख देंगे, वो तुम्हारा काम कर देगी। बेला कहती है आप बैठिए तो सही। नहीं नहीं मुझे तुम पढ़ो, मैं बेकार में तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगी। वो चली जाती है। पुस्तक बंद करके बेला लंबी सांस लेती है। इन लोगों का समझ नहीं आता, कभी कुछ करते हैं, कभी तोला कभी मासा। अभी 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 परसों तो मुझे रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती। बड़ी बहू और मंजली भाभी उधर से जा रही हैं, है ना। जो इन बेला की वो तो सास हैं, ये जेठानियां हैं। तो बड़ी बहू मंजली भाभी उधर से दरवाजे से प्रवेश करती हैं। मंजली भाभी बहू सास है, मंजली सास। क्यों बेटी, अब रजवती ने काम सीख लिया, अगर नहीं सीख पाएगी तो उसकी बहू को लगा देंगे। इतने में मछली बहू, जो फिर उसको तो हंसी मजाक चाहिए ही, और आसपास की खबरें बटोर कर लाती है। तो बगल के में एक देवर और देवर भाभी में मरावी और उसके देवर में, दोनों के पीछे जमीन के विवाद को लेकर लड़ाई हो रही है। और जमीन माने उन्होंने छत डाली है, मरावी ने जाके तोड़ दी है, काफी है। तो इसी को हंसी मजाक का में मंजली बहू आकर ये सब सारी रिपोर्ट दे रही है और हंस रही है और पूरे परिवार को हंसा रही है। इतने में अचानक जैसे ही इंदु आती है, नहीं जैसे बेला आती है, वो लोग सारी बात बंद कर देती हैं, सट्टे चुप हो जाती हैं। अब वो कहती भी है कि क्या कह रहे हो आप लोग, मुझे भी सुनाओ। वो कुछ नहीं, बात नहीं करती और कहती है चलो पीछे चलते हैं गोदाम तरफ। और उन सबके इस तरह के व्यवहार से भी बेला को कुछ अटपटापन लगने लगता है। यहाँ देखते हैं कि वो उसका सारा काम, उसको कोई काम नहीं करने देती हैं, सारा उसको बहुत इज्जत देती हैं। इससे भी बेला दुखी होती है, लेकिन कोई अपना परायपन से महसूस करती। बेला आर्द्रकंठ माने भीगे हुए गले से, है ना, दुखी मन से अपने पति परेश को कहती है मुझे मायके भेज दीजिए, मैं कहाँ अपरिचित अनजान लोगों के बीच आ गई हूँ, कोई मुझे समझता ही नहीं है, किसी को मैं नहीं समझती। परेश कहता आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, यहाँ तक कि माँ भी खड़ी हो जाती है ना। जेठानी तो खड़ी हो, माँ भी खड़ी हो जाती है। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हैं। सब अकेले में तो ठहाके मारकर हंसती हैं, और जब मैं जाती हूँ सन्न रह जाती हैं। परेश तो इसमें क्या है, और वह मुझे कोई काम भी नहीं करने देती हैं। तनिक से काम को हाथ लगाती हूँ तो भागी चली आती हैं, मानो इस घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। परेश मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो, तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं, तुम्हें शिकायत है, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं, सब तुम्हारा काम करते हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है।
वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है, निढाल होकर कुर्सी में धर जाती, मैंने जाने क्या सोच चाहती हूँ, और रोने लगती है। वहीं बरामदे के किनारे कुर्सी पड़ी, वहीं पर बैठ के रोने लगती है। परेश ऊपर जा चला गया है। इतने में वहां से इंदु गुजरती है। मैले कपड़े उसके हाथ में है। अरे भाभी भाभी क्यों देखती है, रो रही भाभी चुप कर आने लगती है। भाभी भाभी जी आप क्यों रो रही हैं? आंखें पोंछ कर, नहीं मैं रो नहीं रही इंदु, परमात्मा के लिए मुझे जीजी शब्द मत कहा करो। इंदु, बेला कहती पहले तो रो भला, इसमें क्या है? बेला कहती है पहले तो तुम मुझे जीजी नहीं कहती थी। मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी, दादाजी ने कहा कि हम सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे कहा था कि उनका आपका मन यहाँ नहीं लगता, आपको बाग वाला मकान। ओह, बेला कहती ये बात है दादाजी। इंदु कहती दादाजी सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन परिवार से किसी सदस्य का अलग होना सहन नहीं कर सकते। वह सब हमको एक महान वृक्ष की डालियों के रूप में देखते हैं। वो नहीं चाहते कि परिवार इस वृक्ष से कोई डाली अलग हो, और उन्होंने हम सबको समझाया। बेला, पर मैं आदर नहीं चाहती, मैं तुम सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है भाभी जी? फिर बेला एक लंबी सांस लेती है। तुम लोग ने मुझे गलत समझा, और मैंने तुम लोग को कितना गलत समझा। लाइए, तो सबके बीच गलत फहमी थी, है ना? तो इंदु कैसी बातें करती हैं? लाइए लाइए कपड़े, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, आपके भी धो देती हूँ। नहीं, वो तो रजवा ने धो दिए हैं, एक ही सूट था। बेला बेला अचानक मनी मन फैसला निर्णय लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कपड़े धोने जाऊंगी। इंदु, नहीं नहीं, दादाजी नाराज होंगे। बेला, नहीं, मैं दादाजी को कह दूंगी। इंदु कहती भाभी जी, और दोनों कपड़े जहाँ स्नान गृह वहां चली जाती हैं, और मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बेला कहती सहायता करूंगी मैं तुम्हारी। इतने में दोनों कपड़े धो रही हैं, और वहीं पास में दादाजी वहां से निकलते हैं और बच्चे को बहलाते हुए कह रहे हैं कि मैं बेटा तुम्हें मेला ले चलेंगे, वहां पर तुमको खिलौना उड़न खटोला दिलवाएंगे। और इसके बाद देखते हैं आश्चर्य से छोटी बहू, और इतने में इंदु डर जाती है। मैंने तो बहुत कहा था पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आओ। शर्माई हुई बेला पास में जाती है, जो अपनी भाभी के साथ इंदु आकर खड़ी हो जाती है। मैंने बहुत बार कहा था पर भाभी मानी नहीं, मैंने कपड़े धोने आ गई। दादा कहते हैं इंदु का स्वर उनको अच्छा नहीं लगता कि भाभी बस कह रही है, जी नहीं लगा रही। ये अनादर उनको अच्छा नहीं। इंदु, तुम्हें कितनी बार कहा आदर से। बेला भावना में बह जाती है और रुधे हुए दुखी कंठ से कहती है दादाजी, भर्राए कंठ से कहती है दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना तो पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी यह डाल सूख कर मुरझा जाए? सिसक कर रोने लगती है और दादा के चेहरे पर मुस्कान है ना? वे खुश होते हैं कि बेला ने अपना अलग होने का निश्चय बदल दिया है, और उसने इस परिवार को अपना लिया है। इस परिवार इसको प्रेम करने लगी है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।